डिस्क्लेमर, यह नोवेल एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और यह लेखक की सोच का परिणाम है। इसका किसी भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वासों को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। साथ ही इसमें 18+ कंटेंट या ऑडियो भी हो सकता है। यदि आपकी आयु 18 साल से कम है तो कृपया इसे पढ़ने या सुनने से पहले अपने माता पिता या अभिभावक से अनुमति लें। धन्यवाद। उसके हाथ में मौजूद ताबीज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, मानो उसमें अलौकिक शक्ति समाहित हो गई हो। जैसे जैसे उनके शरीर धीरे धीरे पास आते हैं, अगर दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है तो राक्षस ताबीज के सक्रिय होने के क्षण को भांप लेंगे और उससे पहले ही बच निकलेंगे। महिला की हालत गंभीर थी और उसकी चोटें और भी बदतर होती जा रही थीं। जब वे राक्षसों से अभी भी 10 मीटर दूर थे, तभी हवा में तैरता हुआ ताबीज अचानक उड़ गया। 13 राक्षस उस महिला के प्रति पूरी तरह से मोहित हो गए थे और उन्होंने अपने आसपास मौजूद मनुष्यों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही ताबीज बाहर निकला, दुष्ट तलवार अचानक नीचे की ओर वार करते हुए एक दरार पैदा कर दी, महिला का हाथ पकड़ लिया और उसे युद्ध से बाहर खींच लिया। बूम! जमीन के नीचे से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे अनगिनत चट्टानें पहाड़ की ढलान से नीचे खिसक गईं। 1 दर्जन से अधिक राक्षस प्रतिक्रिया कर पाते, उससे पहले ही वे सब उड़ गए। उनमें से 5 विस्फोट के सबसे करीब थे और उनके शरीर कई छेदों से फट गए थे और खून से लथपथ थे। 3 सिर वाले राक्षस का हाथ उड़ गया और उसने दर्द भरी दहाड़ मारी। दूर स्थित राक्षसों को केवल मामूली नुकसान पहुंचा और वे अन्यथा अप्रभावित रहे। धिक्कार है, यहां अभी भी इंसान मौजूद है। मामूली रूप से घायल कुछ राक्षस उस दिशा में पीछा करने लगे जिधर कार्तिक गायब हो गया था। महिला को पकड़ने के बाद कार्तिक ने 9 स्वर्गों के क्रेन नृत्य की तकनीक का उपयोग करते हुए भूमिगत दुनिया को तेज गति से पार किया और अपने पीछे पीछा कर रहे राक्षसों से बच निकला। गति के मामले में राक्षस उससे कहीं अधिक हीन हैं। आधे घंटे बाद अंततः उन्होंने राक्षसों से छुटकारा पा लिया और एक गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने सुरक्षा के लिए झंडे निकाले और उन्हें गुफा के चारों ओर गाड़ दिया ताकि कोई भी राक्षस अंदर न आ सके। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और तुरंत बैठ गई। अपने आसपास देखे बिना ही उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इसे खाओ, यह तुम्हारे शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बेअसर कर देगा। कार्तिक ने एक विषनाशक गोली निकाली और उस महिला को दे दी। कुछ घावों में मवाद पड़ने लगा है और अगर समय पर उनका इलाज नहीं किया गया तो इससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। धन्यवाद। इसके बाद महिला ने अपना सिर उठाया और कार्तिक की ओर देखा, जिसमें जिज्ञासा का एक संकेत झलक रहा था। जब कार्तिक उस दिन नीलामी घर से निकली तो वह वहीं रुकी रही और नीलामी समाप्त होने तक इंतजार करती रही। तुम्हें मुझे बचा लिया, उस महिला ने कड़वी मुस्कान दी। उसे लगा था कि कार्तिक की मौत होची के हाथों होनी तय है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात होची के पाताल लोक में होगी। तुम्हारी नजर में तो मुझे ब्रह्मा नगर में ही मर जाना चाहिए था, कार्तिक ने आत्मनिंदा वाले लहजे में कहा कि ऐसा करना किसी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक ही था। परिस्थितियों को देखते हुए ब्रह्मानगर से जीवित निकलना वास्तव में एक चमत्कार था। आप पाताल लोक में कैसे पहुंच गए? महिला ने विषनाशक गोली निगल ली, जिससे उसके घाव दब गए। कुछ घंटों के उचित आराम और स्वास्थ्य लाभ के बाद उसके घाव लगभग ठीक हो गए। मिशन पूरा करो, कार्तिक ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने कहा कि वह ज्यादातर मिशन पूरा करने के लिए ही भूमिगत दुनिया में आता है। भूमिगत दुनिया में मनुष्यों के लिए उपयोगी खजाने बहुत कम हैं और उनमें से अधिकतर बेकार हैं। आप किस संप्रदाय के अनुयायी हैं? महिला ने पूछा। कार्तिक ने आजीवक संप्रदाय छोड़ दिया और एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। आजीवक संप्रदाय, यह कहने के बाद वह महिला से लगभग 3 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए एक तरफ बैठ गया, क्योंकि उन दोनों के बीच कोई खास संबंध नहीं था। मैंने उसकी जान बचाई, इसलिए इसे नीलामी घर की चेतावनी का प्रतिफल समझो। अब से हम अलग अलग रास्ते अपनाएंगे और हम में से कोई भी एक दूसरे का आरणी नहीं है। तुम भी आजीवक संप्रदाय के शिष्य हो।
यह सुनकर कि कार्तिक आजीवक संप्रदाय का शिष्य है, उस महिला की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत बहुत अधिक मिलनसार हो गई। क्या आप भी आजीवक संप्रदाय के शिष्य हैं? कार्तिक ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी। जी हां, मेरा नाम विशाखा है। मैं आजीवक संप्रदाय के कांस्य शिखर की एक आंतरिक शिष्या हूं। जब विशाखा ने अपना नाम बताया तो उनके बीच का रिश्ता तुरंत और भी घनिष्ठ हो गया। प्रसन्न बहन, विशाखा को नमस्कार। कार्तिक ने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया। आजीवक संप्रदाय के अधिकांश शिष्य अच्छे चरित्र के थे, लेकिन सभी सुजी और अन्य शिष्यों जैसे नहीं थे। तुम्हारा नाम क्या है? विशाखा ने पूछा। कार्तिक, स्काई पीक का एक बाहरी शिष्य। फिर उन दोनों ने काफी देर तक बातें की और मैंने विशाखा से बहुत कुछ सीखा। इस बार वह एक मिशन पर निकली थी और जब वह ब्रह्मा नगर से गुजरी तो उसे संयोगवश एक नीलामी के बारे में पता चला, इसलिए वह भी उसमें शामिल हो गई। इसके बाद वे एक दिन के लिए ब्रह्मा नगर में रुके और फिर पाताल लोक की ओर रवाना हो गए। वह यहाँ 3 दिनों से है और उसका मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वह राक्षसों से घिरी हुई है। छोटे भाई कार्तिक, आपके क्या मिशन है? आपकी बड़ी बहन के ठीक होते ही मैं उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करूंगा। विशाखा को कार्तिक की ताकत का अंदाजा नहीं था। कार्तिक ने उसकी जान बचाई थी और वह उसकी एहसानमंद थी। उसने कार्तिक को उसका मिशन पूरा करने में मदद करने की योजना बनाई। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर। मुझे अभी भी 5 कार्य पूरे करने हैं, लेकिन वे ज्यादा कठिन नहीं हैं। कार्तिक ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, ये कार्य न तो कठिन है और न ही आसान। ट्रू कोर दायरे में मौजूद किसी व्यक्ति के लिए इसे पूरा करना निश्चित रूप से असंभव है। आपने मेरी बड़ी बहन की जान बचाई तो बात यहीं खत्म हो जाती है। विशाखा का स्वभाव हंसमुख है और वह संकोची नहीं है। जब उसने कार्तिक की मदद करने की बात कही तो वह सिर्फ शिष्टाचारवश ऐसा नहीं कह रही थी। चूंकि दूसरे पक्ष ने जोर दिया, इसलिए कार्तिक केवल व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सकी। वह मना करने में असमर्थ थी। किसी अन्य दिव्य लोक के विशेषज्ञ की सहायता से सफलता की संभावना और भी अधिक हो जाती है। सहमति बनने के बाद दोनों चुप हो गए और विशाखा साधना में लीन हो गईं। ये कुछ घाव भरने की दवाइयां हैं जो मैंने बनाई हैं। इनसे आपकी बाहरी चोटों में मदद मिलनी चाहिए। विशाखा बेहद खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह लाखों में एक है। अगर उसके शरीर पर कोई निशान होते तो निश्चित रूप से उसका उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता। मैंने घाव पर मरहम लगा दिया है। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद छोटे भाई। विशाखा ने अपने बाहरी घावों के लिए रखी दवा को जब्त कर लिया। यह दवा महंगी थी और इसे ज्वानलिंग पैवेलियन से खरीदा गया था और इसमें उपचार करने की असाधारण क्षमता थी। ये घाव की दवाएं आपके घावों पर निशान पड़ने से रोकेंगी। कार्तिक ने कहा कि विशाखा इसका इस्तेमाल करे या न करे, यह उनकी चिंता का विषय नहीं है। यह सुनकर कि इससे कोई निशान नहीं पड़ेगा, विशाखा पागल सी हो गई और उसने जमीन से घाव की दवा उठा ली। उसे डर था कि कहीं कार्तिक अपना मन न बदल ले। सौंदर्य की चाहत सार्वभौमिक है। विशेषकर महिलाएं एक छोटे से निशान से भी हीन भावना महसूस करने के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। इन दवाइयों को लगाने के बाद घाव बहुत तेजी से ठीक हो गए। 1 कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में घाव पर पपड़ी जम गई। थोड़ी खुजली हो रही थी, इसलिए मैंने धीरे से खुजलाया और पपड़ी झड़ गई। लाल निशान के अलावा कोई दाग नहीं बचा था। कुछ दिनों के आराम के बाद लाल निशान पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इतनी बढ़िया क्वालिटी की घाव की दवा, आपने इसे कहां से खरीदा? विशाखा भयभीत दिख रही थी। वह काफी ज्ञानी थी और रसायन शास्त्र में उसकी प्रतिभा थी, इसलिए साधारण गोलियां बनाना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। कार्तिक द्वारा निकाली गई घाव की दवा ने उसकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। यह बोतल आप खुद ले सकते हैं, यह दुकानों में नहीं मिलती। घाव की दवा की एक बोतल काफी समय तक चल सकती है, इसलिए उसने इसे सीधे विशाखा को दे दिया। यह तुमने खुद बनाया है। विशाखा की आंखें चौड़ी हो गईं। कार्तिक के शब्दों से यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसने ये घाव की दवाइयां खुद बनाई थीं।
कार्तिक द्वारा दी गई घाव की दवा लगाने के बाद विशाखा का शरीर लगभग 1 घंटे बाद पूरी तरह से ठीक हो गया, जिससे उसकी अगली लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। छोटे भाई कार्तिक, मैं आपकी जीवन रक्षक कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। मेरा मिशन इतना जरूरी नहीं है। आप मुझे अपने मिशन के बारे में बताइए। मैं इस राक्षसी लोक में कई बार जा चुका हूं और आपसे ज्यादा इससे परिचित हूं। यह जानते हुए कि कार्तिक एक नया शिष्य है, वह भूमिगत दानव लोक से बिल्कुल अपरिचित होगा। कार्तिक ने संक्षेप में 5 कार्यों के बारे में बताया और विशाखा की आंखें आश्चर्य से भर गईं। छोटे भाई, मुझे यह मत बताना कि तुम इन कार्यों को अकेले पूरा करने की योजना बना रहे हो। पहले कार्य को छोड़कर, जो अपेक्षाकृत सरल था, 5वें स्तर के 5 राक्षसों को मारना, अन्य 4 कार्यों में से कोई भी आसान नहीं था। विशेष रूप से ड्रैगन के अंडे इकट्ठा करना, यह कहना तो वह भी नहीं चाहेगी कि वह ऐसा कर पाएगी। ये ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और दुर्जेय होते हैं। उनके ड्रैगन अंडे चुराना उनकी जीवन रेखा को काटने के बराबर है। रहस्यमयी इन तितली को पकड़ना बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह केवल मुख्य क्षेत्र के पास ही पाई जा सकती है। कार्तिक ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी ताकत आम लोगों की समझ से परे थी। सीनियर सिस्टर का मिशन क्या है? दूसरा पक्ष एक आंतरिक शिष्य है, इसलिए मिशन का स्तर उच्चतर होना चाहिए। एक बर्फीले दानव बंदर का वध करो। विशाखा ने कुछ भी नहीं छिपाया। आइस एक्सट्रीम डेमन ऐप बेहद शक्तिशाली था। उसमें अत्यधिक राक्षसी स्वभाव समाया हुआ था और वह मनुष्यों से घोर घृणा करता था। वह रहस्यमयी बर्फ उगल सकता था, जो स्वर्गीय गैंग क्षेत्र में किसी को भी पल भर में जमा सकती थी। कोई सुराग मिला? बर्फ के दानव बंदर बेहद चालाक होते हैं। उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता, जिससे उनका सटीक पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए केवल भाग्य पर ही भरोसा किया जा सकता है। अभी नहीं, यह किस्मत पर निर्भर करेगा। पहले जाओ और अपना काम पूरा करो। विशाखा बहुत खुले विचारों वाली थी। अगर वह काम पूरा नहीं भी कर पाती, तो भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा उसे अंक नहीं मिलते। हेवनली गैंग दायरे के विशेषज्ञों की मदद से कार्तिक ने अपना मिशन बहुत आसानी से पूरा कर लिया। रास्ते में उनका सामना कई 5वें स्तर के राक्षसी जीवों से हुआ, जिनमें से सभी को मार गिराया गया और पहला मिशन पूरा हो गया। छोटे भाई कार्तिक, मुझे पता है कि दानव ज्वाला घास कहां है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। विशाखा के नेतृत्व में कार्तिक का समय काफी कम हो गया, जिससे वह भूमिगत दुनिया को तेजी से पार कर सका। समय दिन ब दिन बीतता गया और भूमिगत दुनिया में प्रवेश किए हुए 3 दिन बीत चुके थे। एक दिन बाद यह बात है, आगे एक छोटी सी घाटी दिखाई दी, जो कई राक्षसों से घिरी हुई थी, जिनमें एक 6ठे स्तर का राक्षस भी शामिल था। डेमन फ्लेम ग्रास प्राप्त करना आसान नहीं होगा। कितने सारे राक्षस! कार्तिक का चेहरा गंभीर था। दानव ज्वाला घास को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। छोटे भाई, मैं इन राक्षसों को दूर भगा दूंगा। तुम जाओ और दानव ज्वाला घास इकट्ठा करो। यह मिशन केवल मिलकर काम करने से ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। मैं उन्हें बहला फुसला कर दूर ले जाऊंगा। तुम जाओ और दानव ज्वाला घास इकट्ठा करो। हम 1 घंटे में वहीं मिलेंगे। कार्तिक ने खुद ही राक्षसों को दूर ले जाने का फैसला किया और विशाखा को सामग्री इकट्ठा करने के लिए भेज दिया। नहीं, ये राक्षस बहुत शक्तिशाली हैं। इन्हें बहला फुसलाकर दूर ले जाना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। विशाखा ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि दानव ज्वाला घास को इकट्ठा करना ज्यादा सुरक्षित है। मुझे पता है मेरी बड़ी बहन का इरादा अच्छा है, इसलिए मैं वही करूंगी जो वह कहेगी। इनकार की गुंजाइश न दिखाने वाले अंदाज में कार्तिक पलक झपकते ही अपने स्थान से गायब हो गया और घाटी के सामने फिर से प्रकट हो गया। उसने एक उत्तेजक चीख मारी और सैकड़ों राक्षस उसकी ओर देखने के लिए मुड़ गए। गर्जना, गर्जना, गर्जना। यह बिल्कुल पहली बार था जब मनुष्यों ने राक्षसों को उकसाया था। वे क्रोधित होकर दहाड़े और कार्तिक की ओर दौड़ पड़े। उसने विशाखा पर एक नजर डाली, फिर 7 स्टार स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी गति को न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमा रखा।
अगर वह बहुत तेज चलता तो राक्षस उसका पीछा नहीं कर पाते और घाटी की ओर वापस लौट जाते। पलक झपकते ही घाटी के सारे राक्षस गायब हो गए। विशाखा लड़खड़ा गई और तेजी से घाटी की ओर दौड़ पड़ी। सैकड़ों राक्षस एक अकेले इंसान का पीछा कर रहे थे। क्या अद्भुत दृश्य था! पूरी धरती हिल उठी। ये राक्षस कार्तिक को घेरने और उसके भागने का रास्ता रोकने के संकेत दे रहे हैं, जिससे एक बड़ी लड़ाई अपरिहार्य हो गई है। विशाखा ने सफलतापूर्वक दानव ज्वाला घास प्राप्त कर ली और घाटी से बाहर छलांग लगा दी, जबकि कार्तिक पहले ही 1000 मीटर दूर जा चुका था। मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई कार्तिक ठीक होगा। विशाखा चिंतित दिख रही थी और बैठक स्थल की ओर दौड़ पड़ी। काटना! एक ही क्रूर तलवार के साथ उसके रास्ते में खड़े राक्षस एक एक करके गिरते चले गए और जबरदस्ती बाधा में एक दरार पैदा कर दी। राक्षसों के फटने की आवाजें गूंज रही थीं। एक एक करके वे ढेर हो रहे थे। उनकी राक्षसी शक्ति और रक्त कार्तिक की आदिम सच्ची ची में समाता जा रहा था। पर्याप्त ऊर्जा सोखने के बाद कार्तिक की शक्ति सच्चे मूल क्षेत्र के 8वें स्तर की दहलीज पर खड़ी थी। हजारों मीटर दूर एक सुरक्षित स्थान से विशाखा यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों में आश्चर्य था। कार्तिक अविश्वसनीय है, उसने बुदबुदाया। साधारण छठे दर्जे के दानव भी उसके सामने तिनके की तरह बिखर रहे हैं। बाहरी शिष्यों में ऐसा प्रतिभाशाली योद्धा कब आया? सैकड़ों राक्षसों के बीच कार्तिक काल बनकर नाच रहा था। उसकी घातक तलवारबाजी के हर वार से राक्षसों का समूह साफ हो रहा था। मैदान उनके काले खून से लाल हो चुका था। खून की गंध ने और भी राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन कार्तिक का लक्ष्य लड़ना नहीं, बल्कि वहां से निकलना था। निकलना होगा! कार्तिक की आवाज गूंजी। उसने ऊर्जा के 3 विशाल गोलाकार ब्लेड हवा में छोड़े। एक जोरदार विस्फोट हुआ, बूम बूम बूम, और 30 से अधिक राक्षस हवा में ही फट गए। विशाखा अब समझ चुकी थी कि कार्तिक ने उसे इस खतरनाक मिशन के लिए क्यों चुना था। कार्तिक ने 9 स्वर्गों का सारस नृत्य प्रदर्शित किया और पलक झपकते ही गायब हो गया। 1 घंटे बाद दोनों सुरक्षित स्थान पर मिले। विशाखा की आंखों में अब ईर्ष्या नहीं, बल्कि गहरा सम्मान था। उसने कहा, कार्तिक, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। कार्तिक ने बस मुस्कुराते हुए कहा, सब भाग्य है सीनियर सिस्टर। कार्तिक ने अपने स्टोरेज रिंग से 3 दानव ज्वाला घास निकाली। आधा फुट लंबी इन घासों पर काले फूल खिले थे, जो आग की लपटों जैसे दिखते थे। दूसरा मिशन पूरा हो चुका था। विशाखा ने उसे एक नई जानकारी दी। शर्माओ मत कार्तिक, जब मैं यहां पहले आई थी तो मुझे एक ड्रैगन की गुफा मिली थी। चलो देखते हैं कि क्या हमें वहां ड्रैगन के अंडे मिल सकते हैं। वे जैसे जैसे मुख्य क्षेत्र के करीब पहुंचे, राक्षसों का जमावड़ा बढ़ने लगा। अपनी भूत आंख तकनीक की मदद से कार्तिक खतरों को पहले ही भांप लेता और वे बचकर निकल जाते। अंततः वे एक विशाल अंधेरी गुफा के सामने खड़ी रहे थे, जहां से भयानक ड्रैगन ऊर्जा निकल रही थी। यही वह जगह है, विशाखा ने इशारा किया, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। हम यहां अकेले नहीं हैं, कुछ लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। 10 मीटर दूर एक पत्थर के पीछे 3 लोग छिपे थे। विशाखा तलवार की मूठ पर हाथ रखकर हमला करने ही वाली थी कि कार्तिक ने उसे रोक दिया। रुको, उन्हें पता नहीं है कि हमने उन्हें देख लिया है। देखते हैं वे क्या करते हैं। उन तीनों ने गुफा के बाहर शैलान सुगंध जलाई। विशाखा हैरान थी, पर कार्तिक सब समझ रहा था। वे ड्रैगन को बाहर बुला रहे हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर वे एक गलती कर रहे हैं। बिना शांत करने वाली जड़ी बूटी के यह सुगंध ड्रैगन को पागल और उग्र बना देगी। वे मौत को दावत दे रहे हैं। अचानक गुफा से एक ऐसी दहाड़ निकली जिसने धरती हिला दी। एक 6ठे स्तर का राक्षसी ड्रैगन बाहर निकला। उसकी शक्ति स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 3रे स्तर की थी। उन तीनों शिकारियों ने हमला किया, लेकिन ड्रैगन की चमड़ी पत्थर जैसी सख्त थी। हार मानकर वे तीनों पीछे हटे, लेकिन तभी उनकी नजर कार्तिक और विशाखा पर पड़ी। वहां 2 और लोग हैं, ड्रैगन को उनकी तरफ ले चलो, उनमें से एक ने धूर्तता से कहा। उन्होंने अपनी मुसीबत कार्तिक की ओर मोद्दा दी और खुद दूर जाकर छिप गए। विशाखा गुस्से से लाल हो गई। घिनौने लोग! लेकिन अब लड्ढाने के अलावा कोई चारा न था।
कार्तिक ने योजना बनाई। सिस्टर, आप इसे 3 मिनट रोकिए, मैं अंदर से अंडे लेकर आता हूं। ठीक है, पर जल्दी करना, विशाखा ने चिल्लाकर कहा। कार्तिक ने अपनी दुष्ट तलवार से ड्रैगन पर एक गहरा घाव किया और बिजली की गति से गुफा के अंदर घुस गया। बाहर विशाखा अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन को उलझाए हुए थी। ड्रैगन ने आग उगली, जिससे विशाखा का हाथ जल गया, पर उसने हार नहीं मानी। अंदर कार्तिक को सूखे घास के ढेर में वॉश बेसिन के आकार के 3 ड्रैगन अंडे मिले। उसने तुरंत उन्हें अपने बैग में रखा। जब वह बाहर आया तो स्थिति नाजुक थी। विशाखा घायल थी, लेकिन उसने एक आध्यात्मिक ताबीज का उपयोग कर ड्रैगन को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। ड्रैगन और विशाखा दोनों ही पस्त हो चुके थे। तभी वे तीनों धोखेबाज शिकारी अपनी तलवारें लेकर बाहर आए। उनके चेहरे पर लालच था। वे न केवल अंडे बल्कि कार्तिक की वह दुष्ट तलवार भी छीनना चाहते थे, जिसने ड्रैगन की खाल को आसानी से चीर दिया था। जैसे ही राक्षसी अजगर घायल होकर गिरा, वे तीनों धूर्त शिकारी अंधेरे से बाहर निकल आए। उन्होंने बिना किसी मेहनत के तड़पते हुए अजगर को मार डाला और अब उनकी भूखी निगाहें विशाखा पर टिकी थीं। विशाखा, जो अजगर से लड़ते हुए गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, क्रोध से कांप रही थी। तुम नीच लोग, ये क्या कर रहे हो? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। तीनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बीच में खड्डे व्यक्ति की आंखों में हवस और गंदगी साफ झलक रही थी। यह लड्ढकी तो बेहद खूबसूरत है, वह कुटिल अंदाज में मुस्कुराया। यहां पाताल लोक में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अगर तुम हमारी बात मानोगी तो हम तुम्हें एक नई दुनिया दिखाएंगे। विशाखा का कोमल शरीर क्रोध से सिहर उठा। दुष्टों, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो परिणाम बुरा होगा। उसने अपनी तलवार उठाई। वह अपमानित होने के बजाय मुकाबला करने को तैयार थी। तभी गुफा के भीतर से एक धमाका हुआ। कार्तिक किसी टूटते हुए तारे की तरह जमीन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर गंभीर शांति थी और आंखों में न्याय का संकल्प। प्रहार! कार्तिक ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी दिव्य तलवार हवा में घूमी और एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। बूम बूम बूम! तीनों शिकारी इस अचानक हुए हमले से पीछे हट गए। कार्तिक ने अपनी गति का फायदा उठाते हुए पलक झपकते ही विशाखा को उनके घेरे से बाहर निकाल लिया। बड़ी बहन, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस संकट में डाला, कार्तिक ने भारी मन से कहा और उसे एक उपचार करने वाली गोली दी। विशाखा ने दर्द के बावजूद उसका हाथ पकड़ा। कार्तिक, तुम यहां से निकल जाओ। ये तीनों स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के योद्धा हैं। तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। कार्तिक ने बस इतना ही कहा। यहीं रुकिए और अपने घावों को भरिए। इन्हें परास्त किए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसने विशाखा की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर 10 सुरक्षा झंडे गाड़ डाल दिए। कार्तिक की आदिम सच्ची ऊर्जा अब उबल रही थी। उनमें से एक व्यक्ति हंसते हुए आगे बढ़ा। अरे बालक, इसे तो मैं एक ही वार में हरा दूंगा। उसने अपनी पूरी शक्ति से कार्तिक पर प्रहार किया। कार्तिक की आवाज किसी ठंडी रात जैसी थी। असली कमजोर कौन है, यह अभी पता चल जाएगा। उसने 7 स्टार्स की मुद्रा ली और ब्लेड तकनीक का चौथा रूप शुरू किया। हवा में तलवार की एक ऐसी चमक उठी जिसने सामने वाले की आंखों को अंधा कर दिया। स्नैप! एक पल में वह आदमी उस शक्ति के प्रभाव से हवा में उछल गया और दूर जा गिरा। बाकी दोनों भाई सन्न रह गए। तीसरा भाई! वे चिल्लाए। विशाखा की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने कार्तिक की शक्ति का गलत अंदाजा लगाया था। बाकी बचे दोनों भाई अब क्रोध में कार्तिक पर टूट पड़े। उनकी तलवारों के प्रहार से पत्थर तक चकनाचूर हो रहे थे, लेकिन कार्तिक 9 स्वर्गों के सारस नृत्य का उपयोग कर रहा था। उसका शरीर हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे उसे कोई छू भी न सके। कार्तिक ने अपनी विशेष दृष्टि तकनीक सक्रिय की। उसकी नजरों में विरोधियों की गति धीमी हो गई थी। उसने मौका देखकर अपनी तलवार से दूसरे भाई को जोरदार धक्का दिया। पराजय! वह भाई भी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अब केवल सबसे बद्दा भाई बचा था। वह इतना घबरा गया था कि उसके हाथ से तलवार छूटने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार्तिक ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया था। अब तुम्हारी बारी है। कार्तिक ने अपनी तलवार म्यान में रखी और अपनी प्रसिद्ध आदिम तारा मुट्ठी को हवा में लहराया।
ऐसा लगा मानो पूरा आकाश तारों की शक्ति के साथ उस आदमी पर गिर रहा हो। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और वह धूर्त शिकारी भी पराजित होकर गिर गया। कार्तिक ने हेवन कॉल्ड्रॉन को बुलाया और उस विशाल ड्रैगन की शक्ति के साथ साथ इन तीनों की ऊर्जा को भी सोख लिया। 5000 से ज्यादा शुद्ध ऊर्जा बूंदें उसके अंदर समा गईं, जो उसे सच्चे मूल क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचाने के लिए काफी थीं। संघर्ष के बाद कार्तिक विशाखा के पास पहुंचा। विशाखा ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई कार्तिक, तुमने मुझे अचंभित कर दिया। तुम्हारी ताकत तो किसी कल्पना से परे है। कार्तिक ने विनम्रता से जवाब दिया, सीनियर सिस्टर, आपने भी बहुत साहस दिखाया। क्या आपको ड्रैगन के अंडे मिले? विशाखा मुस्कुराई। अब वह संकट से बाहर थी, लेकिन कार्तिक की उस अद्भुत शक्ति की याद अभी भी उसके मन में ताजा थी। वहां ज्यादा देर न रुकते हुए विशाखा अपनी चोटों पर काबू पाने के बाद तुरंत वहां से चली गई। एक अपेक्षाकृत साफ गुफा मिलने पर कार्तिक ने सरणी ध्वज निकाला और गुफा के बाहर पहरा देने लगा। बड़ी बहन, आपको ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपकी रक्षा करूंगा। कार्तिक ने अपनी दिव्य चेतना से विशाखा के शरीर का निरीक्षण किया और पाया कि कई जगहों पर चोटें आई थीं। ताबीज के विस्फोट और उसके वापस उछलने की शक्ति ने उसके आंतरिक अंगों को प्रभावित किया था। यदि इसका पूरी तरह से उपचार नहीं किया गया तो इससे उसकी साधना पर असर पड़ेगा। मुझे पता है कि ये चोटें 1-2 दिन में ठीक नहीं होंगी, लेकिन एक दिन आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। विशाखा बहुत खुले विचारों वाली थी। वह अपनी स्थिति को जानती थी और यह भी जानती थी कि छठी श्रेणी के अमृत के बिना उसका पूरी तरह ठीक होना मुश्किल होगा। चिंता मत करो, मेरे यहां होने से ये चोटें कोई समस्या नहीं है। कार्तिक ने तीनों विरोधियों से प्राप्त सामान की छानबीन शुरू की। उन्हें हराने के बाद उसने उनके थैलों में बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर और जड़ी बूटियां पाईं। उसने पवित्र पत्थरों को एक तरफ रख दिया, पवित्र जड़ी बूटियों को जमीन पर रख दिया और अपने भंडारण थैले से अन्य जड़ी बूटियों को बाहर निकाल दिया। छोटे भाई, तुम क्या कर रहे हो? विशाखा ने अपनी आंखें चौड़ी करके कार्तिक से पूछा। क्या हम यहां गोलियां बनाने जा रहे हैं? उपचार की गोलियों को परिष्कृत करो। कार्तिक ने ऊपर देखा तक नहीं और औषधीय जड़ी बूटियों को व्यवस्थित करना जारी रखा। विशाखा घायल हो गई क्योंकि उसने विशाल ड्रैगन को काबू करने में उसकी मदद की थी। कार्तिक को इस बात का एहसास था कि अगर वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसने इस उपकार को अपने हृदय में संजो कर रखा। हेवन कॉल्ड्रॉन में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक द्रव जमा हो गया है, जिससे कार्तिक के पास ट्रू कोर दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने की 80% संभावना है। सुरक्षा के लिहाज से कार्तिक ने 6ठे दर्जे की गोली तैयार करने और ट्रू कोर दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए अंतिम प्रयास करने की योजना बनाई है। इतने सारे विरोधियों को परास्त करने और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जमा करने के बाद 2 6ठे दर्जे की गोलियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटे भाई, तुमने क्या कहा? तुम 6ठी कक्षा की गोली को परिष्कृत करना चाहते हो? विशाखा को लगा कि उसने गलत सुना है। केवल वही लोग जो स्वर्गीय गैंग क्षेत्र तक पहुंच चुके थे 6ठी श्रेणी की गोलियां बना सकते थे। कार्तिक तो केवल ट्रू कोर क्षेत्र में था, तो वह भला ऐसी गोली कैसे बना सकता था? अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे याद करके उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। एक सच्चे मूल क्षेत्र के साधक द्वारा द्वितीय स्तर के स्वर्गीय गिरोह क्षेत्र के साधक को आसानी से हरा देना शायद सचमुच कोई चमत्कार ही होता है। विशाखा की अनदेखी करते हुए उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को व्यवस्थित किया, उन्हें एक तरफ रख दिया और अपने भंडारण बैग से एक विशाल रसायन भट्टी निकाली। साधारण रसायन भट्टियों से 6ठी श्रेणी की गोलियां नहीं बनाई जा सकती। कार्तिक ने यह रसायन भट्टी होची के भंडार बैग से प्राप्त की। राक्षसी ज्वाला का एक भयानक गोला प्रकट हुआ। अग्नि की शक्ति का उपयोग करने के बजाय कार्तिक ने राक्षसी ज्वाला को ही प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही राक्षसी ज्वालाएं प्रकट हुईं, गुफा के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ गया और विशाखा उस क्षण अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर सकी।
यह किस तरह की ज्वाला है? विशाखा ने मन ही मन बुदबुदाते हुए एक कदम पीछे हट गई और ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं की। राक्षसी ज्वालाओं से निकलने वाली शक्ति एक साधारण स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के विशेषज्ञ को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यह पहली बार था जब कार्तिक ने राक्षसी ज्वालाओं का उपयोग करके गोलियां बनाई थीं, और वह निश्चित नहीं था कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था या नहीं। छठी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक अलग प्रकार की अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्नि की तीव्रता छठी श्रेणी की गोलियों के परिष्करण के लिए पर्याप्त नहीं है। भयंकर रूप से निकलती हुई राक्षसी ज्वालाएं भयावह थीं, जिनसे कई प्रकार के डरावने रूप प्रकट हो रहे थे। पूरी रसायन भट्टी आग की लपटों में घिर गई थी। कार्तिक थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार यह पहली बार था जब वह छठी श्रेणी की गोली बना रहा था। इसमें डाली गई पहली आध्यात्मिक जड़ी बूटी राक्षसी ज्वालाओं के संपर्क में आते ही तुरंत घुल गई। इसकी शुद्धिकरण गति सामान्य अजीब आग की तुलना में सैकड़ों गुना तेज थी। यह वाकई कारगर है, और यह उस अजीब आग की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी है। जब दैवीय चेतना रसायन शास्त्र की भट्टी में प्रवेश करती है, तो राक्षसी ज्वालाओं द्वारा गढ़ी गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अधिक शुद्ध हो जाती हैं, और उनके गोलियों में बदलने की संभावना अधिक होनी चाहिए। एक के बाद एक पौधे से पहले उन्होंने विशाखा के लिए एक औषधीय औषधि तैयार की। फिर उन्होंने अपने लिए एक अभूतपूर्व औषधि तैयार की। इस औषधि का मुख्य कार्य किसी स्तर को पास करने में असफल होने पर सफलता की संभावना को बढ़ाना है। सीमित आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ उच्च श्रेणी की छठी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना असंभव है। समय तेजी से बीत गया और कई राक्षस वहां से गुजरे, लेकिन झंडों की कतार में फंस गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आधा दिन पलक झपकते ही बीत गया और रसायन भट्टी से एक मनमोहक सुगंध आने लगी, जिससे संकेत मिला कि यह गोली बनाने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी है। हाथों से सांचे बनाते हुए गहन चिन्हों की एक श्रृंखला को रसायन भट्टी में डाला गया, जिससे गोलियां तेजी से घूमने लगीं। मेरे छोटे भाई ने ये कौशल कहां से सीखे? ये हस्त मुद्राएं और रसायन विद्या की तकनीकें आजीवक संप्रदाय से नहीं आई हैं। विशाखा ने टोकने की हिम्मत नहीं की और खुद से बुदबुदाने लगी। आजीवक संप्रदाय मुख्य रूप से रसायन विद्या पर केंद्रित है, और कार्तिक की रसायन विद्या विधियों में आजीवक संप्रदाय की रसायन विद्या तकनीकों का कोई निशान नहीं मिलता है। प्रत्येक संप्रदाय की अपनी अपनी रसायन विद्या की तकनीकें होती हैं, लेकिन आजीवक संप्रदाय सभी विधियों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे जैसे भयानक ज्वालाएं धीरे धीरे शांत होती गईं, गुफा के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। विशाखा ने अपने माथे से पसीना पोंछा और एक गहरी सांस ली। जब कार्तिक इसे परिष्कृत कर रहा था, तब उसने एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न की। राक्षसी ज्वालाओं के दमन के साथ मिलकर कोई भी साधारण ट्रू कोर क्षेत्र का साधक बहुत पहले ही इस आभा से कुचल गया होता। उसने रसायन भट्टी खोली और एक सुनहरी गोली उड़कर कार्तिक के हाथ में आ गिरी। बड़ी बहन, इसे जल्दी ले लो। इस औषधि का सबसे अधिक प्रभाव तब होता है जब इसे बनने के तुरंत बाद ही सेवन किया जाता है। विशाखा ने जरा भी संकोच नहीं किया और गोली को एक ही बार में निगल लिया। अजीब बात यह थी कि गोली बहुत गर्म नहीं थी। इसके बजाय इसने एक हल्की ठंडक छोड़ी जो उसके अंगों, हड्डियों और आंतरिक अंगों में समा गई। उस अमृत की ऊर्जा से उसके घाव ठीक होने लगे और वह ढिलाई करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। इसलिए उसने अपनी साधना तकनीक को पूरी ताकत से जारी रखा। विशाखा के घावों को ठीक करने के बाद कार्तिक ने अपना रसायन विद्या का अभ्यास जारी रखा। इस बार इस अभूतपूर्व गोली को परिष्कृत करना अपेक्षाकृत सरल था। इसे पूरा करने में केवल 1 घंटे का समय लगा। अमृत की सहायता से विशाखा के घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए और उसकी साधना का स्तर काफी बढ़ गया। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो वह अधिकतम 3 दिनों में स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच जाएगी। यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। छठी कक्षा की गोली अनमोल होती है और एक आंतरिक शिष्य होने के नाते उसे एक गोली पाने के लिए भी बहुत सारे अंक खर्च करने पड़ते।
छोटे भाई, मेरे लिए इस औषधि को परिष्कृत करने के लिए धन्यवाद। जब उसकी चोटें ठीक हो गईं, तो विशाखा खड़ी हुई और कार्तिक को प्रणाम किया। बड़ी बहन, आप बहुत दयालु हैं। मेरी वजह से आपको चोट लगी और मैं ऐसी प्रशंसा के लायक नहीं हूं। कार्तिक ने तुरंत अभिवादन का जवाब दिया। एक कमरे में एक पुरुष और एक महिला के साथ अकेले रहने पर विशाखा को अक्सर थोड़ी असहजता महसूस होती थी, खासकर जब वह कार्तिक के सुंदर चेहरे को देखती थी तो उसे लगता था कि उसका चेहरा जल रहा है। हालांकि वह मानसी जितनी खूबसूरत नहीं थी, फिर भी वह आजीवक संप्रदाय में उत्कृष्ट थी। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता जाएगा, उसकी सूरत भी बदलती जाएगी और उसका अद्वितीय सौंदर्य प्राप्त करना बिल्कुल स्वाभाविक है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, रूप रंग में उतना ही बदलाव आएगा। एक बार तारा नदी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद रूप रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उम्र के साथ साथ वह एक जैसा ही रहेगा। स्टार रिवर दायरे में कुछ प्राणी दिखने में केवल 30 वर्ष के लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे 100 वर्ष से अधिक जीवित रह चुके हैं। कार्तिक ने विशाखा के चेहरे के भाव को पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने अनजान होने का नाटक किया। उसका लक्ष्य था कि वह जल्द से जल्द सच्चे गहन क्षेत्र तक पहुंचे और अपने सभी रोमांटिक भावनाओं को एक तरफ रखकर शून्य को भंग करने का मार्ग खोजे। छोटे भाई, अब हमारी आगे की क्या योजना है? उसे इस बात का पता नहीं था कि विशाखा ने अपना सारा ध्यान कार्तिक पर केंद्रित कर लिया था, जो ताकत और अन्य मामलों में उससे कहीं बेहतर थी। मुझे 2 दिन के लिए एकांतवास में जाना होगा। मैं आपको परेशान करूंगी। वरिष्ठ बहन, कृपया मेरी रक्षा करें। मैंने अपनी बनाई हुई चमत्कारी गोलियों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं जल्द से जल्द सच्चे मूल तत्व के 8वें स्तर तक पहुंचना चाहता था, ताकि भूमिगत दानव लोक में प्रवेश करते समय मुझे अधिक सुरक्षा मिल सके। अजगर के साथ हुई इस मुठभेड़ में हमारी जान बाल बाल बची। ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से बार बार घटित होंगी। अच्छा। विशाखा तुरंत सहमत हो गई, गुफा से बाहर निकली और प्रवेश द्वार पर बैठ गई। साधना एक निजी मामला है और इस भाव से कार्तिक की उनके प्रति सद्भावना में काफी वृद्धि हुई। वह पालथी मारकर बैठ गया और आदिम भक्षण स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने लगा। भूमिगत दानव लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए यह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता, बल्कि यह केवल बड़ी मात्रा में राक्षसी ऊर्जा को ही अवशोषित कर सकता है, चाहे वह राक्षसी ऊर्जा हो या आध्यात्मिक ऊर्जा। कार्तिक के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डी डेवोरिंग हेवन कॉल्ड्रॉन सब कुछ निगल सकता है और उसे नई ऊर्जा में बदल सकता है। आदिम जगत में सब कुछ समाहित है। धरती की गहराई से एक भयानक राक्षसी आभा उमड़ उठी। गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठी विशाखा चौंक उठी। उसे लगा कि कोई शक्तिशाली राक्षस आ गया है। उसकी निगाहें गुफा के भीतर और गहराई तक चली गईं। छोटे भाई, कार्तिक के पास बहुत सारे रहस्य हैं। क्या वह कोई दानव हो सकता है? उसने मन ही मन बुदबुदाया। सभी संकेतों से तो यही लगता है कि कार्तिक राक्षसों से कम नहीं है। राक्षसी ज्वालाओं को प्रज्वलित करना और राक्षसी ऊर्जा को भस्म करना राक्षस जाति की विशेषताएं हैं। उन्होंने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। रूप रंग, आंतरिक ऊर्जा और मार्शल आर्ट कौशल के मामले में कार्तिक निश्चित रूप से सोनोटो परसीट मानव था। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मानव जाति द्वारा राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने का कोई भी उदाहरण पहले कभी नहीं देखा गया है। कार्तिक अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और विशाखा के विचारों से अनजान था। जब भस्म करने वाले स्वर्ग के कड़ाहे में मौजूद सारा तरल पदार्थ बाहर निकाल दिया गया, तो एक भयावह दृश्य सामने आया। विस्तार होने के बजाय विशाल निर्जन जगत में एक उन्मादी परिवर्तन हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप राक्षसी ऊर्जा के उफान से भरे एक नए क्षेत्र का उदय हुआ। यह सब क्या हो रहा है? आदिम जगत में दानव लोक कैसे प्रकट हो सकता है? कार्तिक सदमे में वहीं खड़ा रहा। उसकी दिव्य चेतना ने विशाल वन्य जगत में प्रवेश किया और एक नई दुनिया खोल दी। ठीक वैसे ही जैसे ज्वाला आत्मा को आत्मसात करने पर एक ज्वालामुखी प्रकट हुआ था।
काफी देर तक जांच करने के बाद भी जब उसे कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो उसके पास हार मानने और अपने साधना स्तर को बढ़ाने पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनकी साधना का स्तर लगातार बढ़ता गया और वे ट्रू कोर दायरे के 8वें स्तर से केवल एक कदम दूर थे। दम घोंटने वाली राक्षसी ऊर्जा ने राक्षसी ऊर्जा का एक बादल बना लिया जो गुफा के बाहर मंडराता रहा, जिससे अनगिनत राक्षसों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1 घंटे के भीतर ही सैकड़ों राक्षस उमड़ पड़े, जिनमें से अधिकतर 5वें या 6ठे दर्जे के राक्षस थे। विशाखा गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठी थी। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वे राक्षसी ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। ऐसी सघन राक्षसी ऊर्जा इन राक्षसों को आकर्षित करती है, जिससे वे उच्च स्तर तक विकसित हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। कार्तिक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी साधना का स्तर रुका हुआ है। चाहे वह कितनी भी राक्षसी ऊर्जा अवशोषित कर ले या कितना भी आध्यात्मिक द्रव्य उत्पन्न कर ले, उसमें अभी भी थोड़ी सी कमी थी। बाधा को तोड़ना आपके ऊपर है। बनाए की गोली निकालें और उसे एक ही बार में निगल लें। एक बार जब यह औषधि शरीर में प्रवेश कर जाती है तो यह अचानक और शक्तिशाली प्रहार की तरह अवरोध को तोड़ देती है। बूम! उसके कानों से एक तेज गर्जना सुनाई दी, जिससे कार्तिक के कान के पर्दे दुखने लगे और वह लगभग खून की उल्टी करने वाला था। आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक, इसे आत्मसात करो। आदिम जगत से दानव लोक का विस्तार हुआ, जिससे इसका क्षेत्रफल काफी बढ़ गया और इस प्रकार और भी अधिक आध्यात्मिक द्रव की आवश्यकता हुई। राक्षसी ऊर्जा ने एक तरल रूप धारण कर लिया, मानो कोई काला सागर हो, और गुफा की ओर तेजी से बढ़ने लगी। विशाखा इतनी भयभीत हो गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह एक तरफ हट गई। काली नदी निर्जन दुनिया में तेजी से प्रवाहित हुई, खाई को भरते हुए एक विशाल हथौड़े में परिवर्तित हो गई, जिसने दूसरी बार अवरोध को तोड़ दिया। इस बार बल और भी अधिक शक्तिशाली था, मानो कोई राक्षसी जानवर अपने विशाल जबड़े खोलकर उस बड़े दरवाजे को काट रहा हो। बूम! जब सागर सभी नदियों को अपने आलिंगन में ले लेता है तो कार्तिक को अचानक दुनिया रोशन होती हुई महसूस होती है। उमड़ता हुआ राक्षसी द्रव लहरों में तब्दील होकर पूरी तरह से स्वर्ग के भस्म करने वाले कड़ाहे में समा गया। सच्चे अमृत का 8वां स्तर। अंततः इस सीमा को पार करने के बाद उसके क्षेत्र को स्थिर होने में पूरे 300,000 आत्मा पत्थरों को जलाना पड़ा और अत्यधिक राक्षसी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ा। गुफा के बाहर अधिकाधिक राक्षस एकत्रित होने लगे और वे निर्वात में व्याप्त राक्षसी ऊर्जा को लालचपूर्वक अवशोषित करने लगे। कई शक्तिशाली 5वें दर्जे के राक्षसों का विकास होने लगा। उनके शरीर लगातार विभाजित होते रहे और वे 6ठे दर्जे के राक्षसों में परिवर्तित होते चले गए। कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में राक्षसी जीव भी एकत्रित थे, जो आसपास की राक्षसी ऊर्जा को निगलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुफा के बाहर विशाखा का दिल बैठा जा रहा था। एक पूरा दिन बीत चुका था। अचानक पूरी गुफा किसी भयानक भूकंप की तरह कांप उठी। भीतर से कार्तिक की शक्ति की ऐसी लहर उठी कि आसपास की चट्टानें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। गुफा के भीतर कार्तिक खुद अपनी शक्ति देखकर दंग था। वह ट्रू कोर के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। उसके विशाल जंगली जगत का विस्तार हुआ था और उसका संबंध सीधे दानव लोक से जुड़ गया था। अब उसकी सच्ची ची राक्षसी ऊर्जा का अनुकरण भी कर सकती थी। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि हजारों राक्षस गुफा के सुरक्षा कवच को तोड़ने पर आमादा हैं। विशाखा तलवार ताने खद्दी थी, पर उसकी आंखों में डर था। कार्तिक की आभा अब इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 3रे स्तर के योद्धा भी उसके सामने फीके पड़ दिए जाते। बड्ढी बहन, घबराइए मत, कार्तिक की आवाज गूंजी। विशाखा ने राहत की सांस ली। कार्तिक, तुम्हारी शक्ति तो सीमाएं लांघ चुकी है, पर देखो, इन राक्षसों की फौज हमें जीवित नहीं छोड़ देगी। भागने का कोई रास्ता न देख विशाखा ने अपना ताबीज निकाला। कार्तिक ने उसे हाथ में लिया और मुस्कुराया। इसकी शक्ति कम है सिस्टर, मुझे इसे सुधारने दें। विशाखा हैरान रह गई जब कार्तिक ने ताबीज पर अपनी उंगलियों से हवा में नए आध्यात्मिक चिन्ह उकेरे। पलक झपकते ही
वह निम्न स्तर का ताबीज एक उच्च श्रेणी के छठे स्तर के स्प्रिट टैलिस्मैन में बदल गया। विशाखा की आंखें फटी रह गईं। ताबीज की दिशा बदलना और उसे अपग्रेड करना केवल महान गुरुओं का काम था। अंकों के लिए नरसंहार मुझसे सट कर रहिए, कार्तिक ने आदेश दिया और सुरक्षा कवच हटा दिया। राक्षस भूखे भेदियों की तरह टूटे, पर कार्तिक दुष्ट तलवार के साथ काल बनकर उन पर झपटा। सिस्टर, क्या इन राक्षसों के सिरों की कोई कीमत है? कार्तिक ने पूछा। विशाखा ने चिल्लाकर बताया, हां, हर 5वें स्तर के राक्षस के लिए 10 अंक और छठे स्तर के लिए 100 अंक मिलते हैं। यह सुनते ही कार्तिक जैसे उन्माद में आ गया। अब वह अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि शिकार करने के लिए लडीडीएच रहा था। वह गेहूं की कटाई की तरह राक्षसों के सिर कलम कर रहा था। विशाखा पीछे से रक्षक बनी हुई थी और कार्तिक मुख्य हमलावर। तभी 3 विशालकाय छठे स्तर के राक्षस सामने आए। उनके सिर पर नुकीले सींग, शरीर पर काले पत्थर जैसे शल्क और मुंह इतने बड्ढे कि एक इंसान को साबुत निगल जाए। सही समय पर आए हो, कार्तिक चिल्लाया। उसने बिजली की गति से एक छाप बनाया और तीनों राक्षसों के सिर एक ही झटके में धड़ाके से अलग कर दिए। 300 अंक सीधे उसके खाते में। विशाखा दंग थी। जो काम आंतरिक शिष्यों के लिए मुश्किल था, वह कार्तिक खेल खेल में कर रहा था। जैसे जैसे वे घेरे के अंत की ओर बढ़े, एक महाराक्षस स्वर्गीय गैंगस्टर 6 के बराबर दहाड़ता हुआ आया। सिस्टर, अब! विशाखा ने कार्तिक का सुधारा हुआ ताबीज फेंका। धमाका! राक्षसों की सेना के बीच एक विशाल छेद हो गया। दोनों ने उस दरार का फायदा उठाया और कुछ ही छलांगों में राक्षसों की पहुंच से दूर निकल गए। पाताल लोक में खलबली पीछे छूटे महाराक्षस ने मानवीय भाषा में दहाड़ मारी। उस पुरुष और स्त्री को ढूंढो। उन्होंने हमारे हजारों साथियों को मारा है। उन्हें जिंदा पकड़ कर लाओ, मैं उनके टुकड़े टुकड़े करूंगा। पूरे पाताल लोक में हड़कंप मच गया। जो भी मानवीय योद्धा राक्षसों को दिखता, वे उन पर पागलपन में हमला कर देते। कई बेगुनाह साधक मारे गए, पर असली शिकारी तो अब सुरक्षित स्थान पर बैठकर अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। वह बहुत करीब था, विशाखा ने हाँफते हुए कहा। कार्तिक ने गहरी सांस ली। हमारे पास समय कम है। हमें अब एजोर ब्लड बीस्ट को खोजना होगा और यहां से निकलना होगा। भूमिगत दानव लोक में कार्तिक तो 1 साल तक जीवित रह सकता था, लेकिन विशाखा के लिए यहां की राक्षसी ऊर्जा जहर के समान थी। उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। अगर वे जल्द बाहर न निकलते तो वह भी उन मानव साधकों की तरह बन जाती जो पूरी तरह राक्षसों में बदलकर अपनी ही जाति का शिकार करते हैं। बद्धी बहन, नीले रक्त वाले दानव कहां मिलते हैं? कार्तिक ने पूछा। समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था। विशाखा ने संभलते हुए जवाब दिया, नदी किनारे। ये जीव पानी के बिना नहीं रह सकते। दोनों भूमिगत नदी की ओर बढ़े, जो दूसरे तल से होती हुई तीसरे तल तक जाती थी। कार्तिक ने सुझाव दिया, हम अलग होकर खोजते हैं, इससे समय बचेगा। कार्तिक ने 7 स्टार स्टेप्स का उपयोग किया और नदी के निचले हिस्से की ओर बढ़ गया। अपनी भूत नेत्र तकनीक से वह झादियों के पीछे छिपे सबसे छोटे जीवों को भी देख सकता था। तभी उसे एक हलचल सुनाई दी। 50 मीटर दूर एक वयस्क एजोर ब्लड बीस्ट घास में छिपा था। यह जीव लड़ने में तो कमजोर था, पर भागने में हवा से भी तेज। कार्तिक ने चतुराई दिखाई। उसने अपने सुरक्षा झंडे निकाले और नदी के दोनों किनारों को एक सरणी संरचना से अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही कार्तिक आगे बढ़ा, वह जीव डरा और भागने लगा, लेकिन वह बार बार कार्तिक की अदृश्य दीवार संरचना से टकराकर पीछे गिरने लगा। अंततः वह भ्रमित होकर कार्तिक की ओर दौड़ा और सीधे कार्तिक के बिछाए रेशमी जाल में फंस गया। शानदार कौशल, कार्तिक! विशाखा दौड़ती हुई आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना कठिन मिशन इतनी सरलता से पूरा हो गया। मलान का आगमन। लड़के, वह नीला रक्त दानव मुझे सौंप दो। एक ठंडी और अहंकारी आवाज ने उनके उत्साह को शांत कर दिया। पीछे मुड़ने पर उन्होंने एक पतले चेहरे वाले युवक को देखा। विशाखा के मुंह से निकला, सीनियर ब्रदर मलान। मलान पृथ्वी शिखर का एक अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्य था, जो स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच चुका था। मैं इसे खरीदने के लिए 5000 स्प्रिट स्टोन देने को तैयार हूं।
मलान ने गर्व से कहा। कार्तिक के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। जिसने अपनी साधना पर लाखों पत्थर खर्च किए हों, उसके लिए 5,000 की क्या बिसात। क्षमा करें सीनियर, इसे बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है, कार्तिक ने सपाट लहजे में कहा। मलान की भौहें तन गईं। यह नीला दानव मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे आज लेकर ही जाऊंगा। विशाखा ने बीच बचाव करने की कोशिश की। भाई मलान, नदी में और भी जीव होंगे, आप उन्हें पकड़ डीडीएच सकते हैं। लेकिन मलान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। क्या एक ट्रू कोर शिष्य को ना कहने का भी अधिकार है? उसने अपनी शक्ति का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तलवारों की गूंज। कार्तिक ने एज्योर ब्लड बीस्ट विशाखा को पकड़ ढाया और अपनी दुष्ट तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। तो फिर बातों से कुछ नहीं होगा सीनियर ब्रदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मलान को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर उस स्थान से गायब हो गया और बिजली की कड़ाह के साथ उसकी तलवार मलान की ओर बढ़ी। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मलान को तुरंत एहसास हो गया कि उसने कार्तिक को समझने में बहुत बड़ी भूल की है। हवा में ऊर्जा के टकराने से चिंगारियां फूट पड़ीं। भयानक तूफान ने जमीन से मलबा उठाकर मलान की ओर उछाल दिया। पास की नदी का पानी किसी झरने की तरह गर्जना कर रहा था, जिसकी अनगिनत बूंदें हवा में उछलकर उन दोनों को भिगो रही थीं। पलक झपकते ही कार्तिक और मलान पूरी तरह जलमग्न हो गए। हवा को चीरती हुई तलवार मलान की गर्दन की ओर बढ़ी। लड़ाई अब टल नहीं सकती थी, इसीलिए कार्तिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के मलान को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था। कल हजारों राक्षसों से युद्ध करने के बाद कार्तिक की युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। कार्तिक की तलवार से निकलती दम घोंटने वाली आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। आश्चर्य की बात यह थी कि कार्तिक की वास्तविक ऊर्जा को भूमिगत दानव लोक की राक्षसी ऊर्जा से कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा था। आमतौर पर जब साधारण साधक यहाँ अपनी ऊर्जा उजागर करते हैं तो वे राक्षसी ऊर्जा से विचलित हो जाते हैं और उनकी शक्ति अशुद्ध हो जाती है। लेकिन कार्तिक की ऊर्जा एक प्रचंड बाढ़ की तरह बेलगाम और शुद्ध थी। यहाँ उसकी शक्ति बाहरी दुनिया की तुलना में कहीं अधिक घातक थी। आदिम जगत में दानव लोक के प्रकट होते ही उमड़ती हुई राक्षसी ऊर्जा ने एक ऐसी लहर पैदा की जो सब कुछ नष्ट करने पर आमादा थी। मलान बुरी तरह चौंक गया। उसने कार्तिक को एक साधारण योद्धा समझने की भूल की थी, जबकि अब उसकी ताकत ट्रू कोर दायरे के मानकों से कहीं ऊपर निकल चुकी थी। अपनी लंबी तलवार खींचकर मलान ने हवा में वार किया और सामने से आती ऊर्जा को इंच दर इंच काटना शुरू किया। चौथे स्तर के स्वर्गीय गिरोह हेवनली गैंग का साधक होने के नाते उसकी शक्ति वास्तव में भयावह थी। मिट जाओ! मलान चिल्लाया। दो विपरीत शक्तियां आपस में टकराईं और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। आसपास के पेड़ पौधे पल भर में खंडहर में तब्दील हो गए। दूर भोजन की तलाश में घूम रहे राक्षस इस भयंकर टकराव से घबराकर भाग खद्दे हुए। झटके इतने तेज थे कि दोनों योद्धा 10 मीटर पीछे जा गिरे। मलान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे लगा जैसे वह किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी प्राचीन खूंखार दरिंदे से लड़ी रहा हो। कार्तिक के भीतर युद्ध की ज्वाला और धधक उठी। उसने सोचा कि यदि वह इस चौथे स्तर के विशेषज्ञ को परास्त कर दे तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। युद्ध! कार्तिक एक साए की तरह ओझल हुआ और अपनी दुष्ट तलवार ईवल सोर्ड से मलान पर टूट पड़ा। उसकी तलवारबाजी इतनी सहज और अचूक थी कि हर प्रहार अप्रत्याशित लग रहा था। मलान को ऐसे प्रतिद्वंद्वी की आदत नहीं थी जिसकी आंतरिक ऊर्जा उसके स्तर से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। अचानक वह दुष्ट तलवार मलान की गर्दन के बेहद करीब पहुंच गई। उसकी गति किसी भूत जैसी चालाक और तेज थी। मलान के पैर उखड़ने लगे। कार्तिक ने अपनी घोस्ट आई टेक्निक सक्रिय कर दी, जिससे मलान की हर चाल की खामी उसे साफ दिखने लगी। अंततः कार्तिक और उसकी तलवार एक हो गई। यह मनुष्य और तलवार की एकता की वह उच्च अवस्था थी जिसे पाना लगभग असंभव माना जाता है। दूर खद्दी विशाखा अविश्वास से अपना हाथ मुंह पर रखे यह सब देख रही थी। उसकी नजर में मलान एक महान प्रतिभा था,
जिसने आधे साल में ही आंतरिक शिष्य का पद पा लिया था। लेकिन आज वही आदर्श मलान कार्तिक के सामने दयनीय नजर आ रहा था। कार्तिक, तुम मरने के लायक हो, मलान पागलों की तरह दहाड़ा। उसने अपनी प्रसिद्ध स्वर्गीय सूरजमुखी तलवार तकनीक का आह्वान किया। हवा में हजारों तलवारों की परछाइयां बन गईं। विशाखा चिल्लाई, छोटे भाई सावधान, यह सूरजमुखी तकनीक बहुत घातक है। इसे मारने के बाद मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा विशाखा। मलान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। वह अपनी हार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए सबको मार देना चाहता था। शून्य से सूरजमुखी के फूल प्रकट हुए और तेज रोशनी के जाल में कार्तिक को कैद करने लगे। नदी का पानी उस गर्मी से भाप बनकर उड़ने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये फूल मुझे रोक पाएंगे? कार्तिक ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी तलवार से चौथी घातक चाल चली। उसकी गेंग धातु की शक्ति ने उन फूलों को पल भर में राख कर दिया। दोनों के बीच एक और भीषण विस्फोट हुआ और वे पीछे की ओर उड़े। मलान के मुंह से खून निकल आया। कार्तिक की ऊर्जा में मौजूद विष और राक्षसी अंश मलान के शरीर में समा गया था, जो उसकी साधना को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। हार निश्चित देख मलान ने भागने का फैसला किया। भागने की कोशिश? कार्तिक ने चिल्लाकर अपनी आदिम तारा मुट्ठी का प्रहार किया। मलान ने एक रक्षात्मक ताबीज का उपयोग कर खुद को बचाया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होकर गड्ढे में जा गिरा और जान बचाकर भाग निकला। कार्तिक ने उसका पीछा नहीं किया। रुको, घायल दुश्मन का पीछा करना जोखिम भरा हो सकता है। उसने खुद को शांत किया। विशाखा भागती हुई आई। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, कार्तिक ने उत्तर दिया, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। यहां की हलचल ने और राक्षसों को आकर्षित किया होगा। विशाखा दुखी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर मुंह इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे। वे दूसरी मंजिल के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राक्षसों की शक्ति बढ़ती गई। कार्तिक ने विशाखा से पूछा, बड़ी बहन, हमें वह रहस्यमयी यिन तितली कहां मिलेगी? शीत छाया घाटी, विशाखा ने धीमी आवाज में कहा। वह जगह इतनी ठंडी और यिन ऊर्जा से भरी थी कि साधारण लोग वहां जाते ही जम जाते थे। घाटी के पास पहुंचते ही विशाखा ठंड से कांपने लगी। कार्तिक ने उसे एक सुरक्षित घेरे में रखा और कहा, बहन, आप यहीं रुकें। मैंने हिम तत्व को जागृत किया है, इसलिए मैं अंदर जा सकता हूं। यदि मैं एक दिन में वापस ना आऊं तो आप निकल जाना। विशाखा ने उसे रोकना चाहा, पर कार्तिक की आंखों में दृढ़ निश्चय देख वह चुप हो गई। कार्तिक ने अपना शरीर घुमाया और अंधेरी बर्फीली शीत छाया घाटी के भीतर ओझल हो गया। विशाखा के गालों से 2 आंसू बह निकले। कार्तिक की दूर जाती हुई आकृति को देखकर उसने दांत पीसते हुए कहा, छोटे भाई कार्तिक, अगर तुम जिंदा नहीं बच सकते तो मैं भी नहीं बचूंगा। विशाखा को व्यवस्थित करने के बाद कार्तिक ने अपनी गति तेज कर दी और लेंगयिन घाटी के और करीब पहुंचने लगा। कार्तिक के सामने अजीबोगरीब पेड़ प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक पर बर्फ के गोलों जैसे दिखने वाले सफेद फल लगे हुए थे। कार्तिक ने इसे हल्के से भी छूने की हिम्मत नहीं की, कहीं उसे किसी खतरे का सामना न करना पड़े। कोल्ड शेड वैली बहुत बड़ी नहीं है, इसकी परिधि केवल कुछ हजार मीटर है। अंदर ऐसे कई पेड़ उग रहे थे और एक नजर में ही कार्तिक के सामने सफेद फलों के गुच्छे दिखाई दिए, जो देखने में काफी आकर्षक थे। स्नैप! स्नैप! एक वयस्क बर्फीले दानव बंदर ने पेड़ से एक सफेद फल तोड़ा, उसे अपने मुंह में डाला और चबाया, जिससे कुरकुरेपन की आवाज आई। बर्फ के दानव वानर के मुख से एक तीव्र ठंडक फैली, जो आसपास की हवा में व्याप्त हो गई। हमें रहस्यमयी यिन तितली तो नहीं मिली, लेकिन हमारा सामना बर्फीले चरम दानव बंदर से जरूर हुआ। कार्तिक ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। पिछले 5-6 दिनों से विशाखा उसकी मिशन पूरा करने में मदद कर रही है और उसे खुद के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। अब जब उनका आमना सामना हो गया है, तो वह आइस एक्सट्रीम डेमन ऐप को मारकर उसके लिए यह मिशन पूरा करेगी। दुश्मन को सचेत करने का साहस न करते हुए बर्फ का दानव बंदर खा रहा था और अपने आसपास की स्थिति से बेखबर था। जब कार्तिक हिमदानव वानर से 10 मीटर दूर था, तो वह अचानक रुक गया। हिमदानव वानर ने मानो उसे देख लिया था और फल खाना बंद कर दिया था।
अचानक पीछे मुड़ते हुए उसकी तीखी निगाहें हवा में ही कार्तिक पर टिक गईं। यह भयावह था। उसकी आंखों की गहराई से एक भयानक आभा निकल रही थी। यह निश्चित रूप से कोई साधारण हिमदानव वानर नहीं है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली छठे स्तर का जादुई जानवर है, जिसकी ताकत अपार है, जो स्वर्गीय गैंग क्षेत्र के तीसरे स्तर के बराबर है। उसका पूरा शरीर सफेद फर से ढका हुआ था, यहां तक कि उसके एंटीना और नाखून भी सफेद बर्फ की मोटी परत से ढके हुए थे। हाथ घुमाते ही उसके चारों ओर एक हल्की लहर सी दिखाई दी। विशाखा ने चलो किस्मत आजमाते हैं के रवैये के साथ यह मिशन स्वीकार किया। उसने सोचा कि कमजोर हिमदानव वानर के खिलाफ शायद उसे मौका मिल जाए, लेकिन एक वयस्क हिमदानव वानर के सामने वह बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगी। हेवनली गैंग के लेवल 3 के जादुई जानवर से कार्तिक को कोई खतरा नहीं था। कार्तिक को केवल उस भयानक बर्फीली आभा से ही डर लगता था। फूश फूश फूश। जैसे ही मनुष्य पास पहुंचे, हिमदानव वानर ने बर्फ के तीरों की बौछार कर दी, जो तीरों की तरह कार्तिक की ओर तेजी से बढ़े। तत्वीय हमला! कार्तिक की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। इस बर्फीले दानव वानर ने अपने शरीर में मौलिक रक्त का एक अंश जागृत कर लिया था, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गया था। वे विरोधियों पर हमला करने के लिए मौलिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ अग्नि तत्व वाले राक्षस आग उगल सकते हैं। अधिकांश राक्षसों को अपनी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करने में कठिनाई होती है और वे केवल अपने शक्तिशाली शारीरिक शरीर पर निर्भर रहकर ही लड़ सकते हैं। वह बार बार चकमा देता रहा और उस पर दागे गए बर्फीले तीर सभी चूक गए और उन अजीब पेड़ों पर जा गिरे। क्लिक क्लिक क्लिक। कई पेड़ गिर पड़े और ऊपर से सैकड़ों सफेद फल नीचे गिरने लगे। कार्तिक अचानक से इस स्थिति में आ गई और एक फल उसे लग गया। यह सीधे उसकी बाईं बांह पर गिरा। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और उसकी बाईं बांह तुरंत सुन्न हो गई। उस पर पाले की मोटी परत जम गई। यह किस तरह का फल है? इसमें इतनी तीव्र बर्फीली ऊर्जा है। कार्तिक मन ही मन आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसी भयावह शक्ति नहीं देखी थी। अगर इसका इस्तेमाल निजी उद्देश्यों के लिए किया जा सके तो यह अविश्वसनीय होगा। कोई बर्फीले दानव वानर की नकल कर सकता है, बर्फीले तीरों से विरोधियों को पल भर में मार सकता है। मौलिक आक्रमणों के लिए साधक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति आवश्यक है। इन्हें मार्शल आर्ट की तकनीकों या चालों का उपयोग करके निष्पादित नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल कुछ रूपों